Can start, Manish ji. ओके, थैंक यू। नमस्कार, मैं मनीष मोहन गोरे, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR और राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना स्रोत संस्थान निस्केयर द्वारा आयोजित इस वेबिनार में आप सभी का स्वागत करता हूं। साइंस कम्युनिकेशन यानी विज्ञान संचार के अनेक महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित इस वेबिनार श्रृंखला की यह पहली कड़ी है, जिसका विषय है कोविड-19 के निवारण में CSIR की संचार भूमिका। पिछले 6 महीने से पूरी दुनिया कोरोना वायरस और उससे होने वाली संक्रामक बीमारी कोविड-19 की चपेट में है। सबकी निगाह वैज्ञानिकों पर टिकी हुई है। दुनिया भर के वैज्ञानिक संस्थाओं के अलावा भारत की वैज्ञानिक संस्थाएं भी इस महामारी को काबू करने के लिए अनुसंधान कर रही हैं। भारत की सबसे बड़ी वैज्ञानिक संस्थाओं में से एक CSIR ने इस महामारी के शुरू होते ही देश के कोने-कोने में फैली अपनी प्रयोगशालाओं में इससे मुकाबले के लिए प्रयोग और अनुसंधान शुरू कर दिए। वेंटिलेटर जीनोम सीक्वेंसिंग, दवाओं की रिपर्पसिंग और वैक्सीन पर शोध करने में CSIR जुट गया। आज भी CSIR की प्रयोगशालाओं में कोविड-19 को परास्त करने के लिए युद्ध स्तर पर अनुसंधान जारी है। अनुसंधान के साथ-साथ CSIR कोविड-19 और कोरोना वायरस को लेकर आम जन को जागरूक करने के लिए अनेक प्रयास कर रहा है। CSIR मुख्यालय में विज्ञान संचार और प्रसार निदेशालय, साइंस कम्युनिकेशन एंड डिसेमिनेशन डायरेक्टरेट है, जो कि इन तमाम संचार प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है। CSIR का नई दिल्ली स्थित संस्थान राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना स्रोत संस्थान निस्केयर का मुख्य उद्देश्य ही लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है। लॉकडाउन के बाद अब अनलॉकिंग के दौरान लोगों का मूवमेंट बढ़ा है और साथ में बढ़ी है लोगों की लापरवाही। अब कोरोना से बचाव के लिए पहले से ज्यादा सावधानी की जरूरत है और ऐसे में लोगों में वैज्ञानिक जागरूकता की सख्त जरूरत है और इस दिशा में CSIR लगातार प्रयत्नशील है और आज के इस वेबिनार में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं CSIR के महानिदेशक और DSIR भारत सरकार के सचिव डॉक्टर शेखर सी मांडे। इनके साथ हैं निस्केयर की निदेशक प्रोफेसर रंजना अग्रवाल। विशेषज्ञ वक्ता हैं CSIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के निदेशक डॉक्टर राकेश मिश्रा जी, CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के निदेशक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल और साइंस कम्युनिकेशन एंड डिसेमिनेशन डायरेक्टरेट CSIR की प्रमुख डॉक्टर गीता वाणी रायसम। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि व्याख्यान के बाद वक्ता लोगों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देने के लिए उपलब्ध रहें और प्रतिभागियों से मेरा अनुरोध है कि वे कमेंट या चैट सेक्शन में अपने सवाल भेज दें। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं निस्केयर की निदेशक प्रोफेसर रंजना अग्रवाल को आमंत्रित करने से पहले उनके बारे में संक्षेप में बता दूं। प्रोफेसर रंजना अग्रवाल मूलतः रसायन विज्ञान की प्रोफेसर हैं। उन्होंने BSc, MSc और PhD की शिक्षा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एरिथ्रोमाइसिन बायोसिंथेसिस पर पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च किया। 1995 में वे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में नियुक्त हुई। वे ट्रिनिटी कॉलेज, डबलिन, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रिएस्टे जैसे यूरोपीय विश्वविद्यालय सहित USA, स्पेन और आयरलैंड के वैज्ञानिकों के साथ शोध में संलग्न रही हैं। उनकी शोध अभिरुचि के क्षेत्र हैं अजाहेटेरोसाइकिल्स का डिजाइन और संश्लेषण। इसमें एंटी कैंसर, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल के रूप में निदान के ग्रीन रिएजेंट्स शामिल हैं। प्रोफेसर अग्रवाल को वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पुरस्कारों से नवाजा गया है। इनमें शामिल है 2014 में इंडियन केमिकल सोसाइटी द्वारा डॉक्टर वासुदेव बैनर्जी मेमोरियल अवार्ड और 2015 में इंडियन साइंस कांग्रेस की ओर से प्रोफेसर SS कटियार एंडाउमेंट अवार्ड। वर्तमान में वे CSIR राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और विकास अध्ययन संस्थान निस्टैड्स के साथ राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना स्रोत संस्थान निस्केयर की निदेशक का कार्यभार संभाल रही हैं। मैं अनुरोध करूंगा प्रोफेसर रंजना अग्रवाल जी से कि वो इस वेबिनार के अवसर पर स्वागत व्याख्यान प्रस्तुत करें। अनम्यूट करना।
आपका म्यूट है मैडम, अनम्यूट कर लीजिए। अब सुन रहा है? जी प्लीज कंटिन्यू। आदरणीय डॉक्टर शेखर सिंह मांडे, महानिदेशक CSIR एंड सचिव DSIR भारत सरकार, आज के विशेषज्ञ वक्ता डॉक्टर राकेश कुमार मिश्रा, निदेशक सेंटर फॉर सेल्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद, डॉक्टर अनुराग अग्रवाल, निदेशक CSIR IGIB, एंड डॉक्टर गीता वानी रायसम, वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख विज्ञान संचार एट CSIR। आज के संचालक डॉक्टर मनीष मोहन गोरे, वैज्ञानिक CSIR निस्केयर, निस्केयर के सभी वैज्ञानिक एवं सदस्य, अतिथिगण एवं शोध छात्र एवं छात्राएं, आप सभी का आज के वेबिनार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि डॉक्टर मनीष मोहन गोरे ने बताया कि निस्केयर एक विज्ञान संचार एवं सूचना संस्थान केंद्र है। पूरे भारतवर्ष में पिछले 60 वर्षों से एक अपना अलग स्थान विज्ञान सूचना में निस्केयर ने बनाया है। अभी कोविड के वक्त में जैसा कि हमारा भूमिका होना चाहिए कि हम समाज में एक सामाजिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तैयार करें, क्योंकि कोविड के समय में जिस तरह की भ्रांतियां आई और जिस तरह की जानकारी हमें चाहिए थी, ये वायरस नया था, वायरस से उत्पन्न हुई जो व्याधियां थी वो भी समझने में वैज्ञानिकों को, समाज को समय लग रहा था। तो ऐसे समय में जो ठोस जानकारी है, जो सटीक जानकारी है, वो समाज में सब तक पहुंचाना, वो एक वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र का बहुत बड़ा जिम्मेवारी थी। और मुझे ये कहते हुए बहुत हर्ष का विषय होता है कि CSIR ने इसमें एक बहुत ही सुंदर भूमिका निभाई है। मार्च से जब से ये शुरू हुआ कोरोना महामारी का प्रकल्प, तब से हमारे महानिदेशक डॉक्टर शेखर सिंह मांडे के मार्गनिर्देशन में CSIR ने जिस तरह से एकजुटता से काम किया है, ना सिर्फ विज्ञान संचार को लेके, लेकिन जिस तरह से इस व्याधि को हम किस तरह से इसको डिफरेंट डायरेक्शन से हैंडल करें, चाहे वो वैक्सीन डेवलपमेंट हो, डायग्नोस्टिक किट हो, रीपर्पजिंग ऑफ ड्रग हो, जीनोम सीक्वेंसिंग हो, सर्वेलेंस हो, तो CSIR की सभी लैब्स ने एकजुट होके बहुत सराहनीय कार्य किया है। और अच्छी बात यह है कि पूरे समाज ने ना सिर्फ विज्ञान को समझने की कोशिश की है, लेकिन CSIR के योगदान का भी पूरा विज्ञान समाज को पता चला है। और उसमें डॉक्टर मांडे की भूमिका बहुत अहम रही है कि उन्होंने समय समय पर विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे आके कोविड के बारे में और CSIR की तैयारियों के बारे में समाज को अवगत कराया है। आज के हमारे वेबिनार में उनकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहा है, उनका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहा है। निस्केयर उनके मार्गदर्शन में आगे भी समाज में विज्ञान संबंधित सूचनाएं समय पर देने की कोशिश हमें हमेशा प्रयासरत रहेगा। ये जो वैज्ञानिक श्रृंखला हम शुरू कर रहे हैं वैज्ञानिक संचार की, इसमें हम विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे। इसको हम पाक्षिक रूप से करने की योजना बनाई है हमने। इसमें हम बहुत से मुद्दे लेंगे, जैसे स्टिप 2020 और विज्ञान संचार की संस्थाएं, विज्ञान में महिलाओं का योगदान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तर्क संगत समाज का आधार इत्यादि। परंतु शुरुआत में इस श्रृंखला का आगाज हम कोविड-19 से करना चाह रहे थे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज पिछले 6 महीने से है, लेकिन अब ये और भी जरूरी हो गया है, क्योंकि जिस तरह के केसेस हम देख रहे हैं कि नियरली 1 लाख केसेस एवरीडे आ रहे हैं। और मुझे आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण लग रहा है, क्योंकि इसी शनिवार को ICMR ने IGIB में विकसित हमारी डायग्नोस्टिक किट फलूदा का
सराहना की है, उसको समाज को समर्पित किया है। तो टाटा सन्स के साथ मिलके मुझे लगता है ना कि हम सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बहुत सुंदर सराहनीय प्रयास ये CSIR की तरफ से होगा। इसके लिए मैं डॉक्टर मांडे को, डॉक्टर अनुराग अग्रवाल को, डॉक्टर राकेश मिश्रा को और बाकी सभी लैब्स के निदेशकों को, वैज्ञानिकों को उनकी कर्मठता के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ। और ऐसे ही CSIR परिवार का सदस्य होने के नाते हमें हमेशा ऐसे गौरवान्वित होने के मौके आगे भी मिलते रहेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो आज के समय में आज के वक्तव्य हमारे जो रहेंगे उसमें हम ज्यादातर केंद्रित करेंगे कि सूचना को लेकर हमने कोविड के समय में क्या-क्या तैयारियां की हैं। निस्केयर के भी कुछ प्रयास रहे हैं जो कि हमने हेडक्वार्टर के साथ मिलके, जिसको कहना चाहिए CSIR 1 का फॉर्मूला लेते हुए हमने उसको हमेशा प्रोसेस किया है। चाहे नए-नए पोस्टर्स बनाने हो, इंफॉर्मेटिव पोस्टर्स बनाने हो, चाहे जर्नल्स हो, चाहे पाठ्य सामग्री हो, ये समय समय पर हमने की है। डॉक्टर गीता वानी रायसम उसके ऊपर प्रकाश डालेंगी। तो मैं डॉक्टर राकेश मिश्रा का, डॉक्टर अनुराग अग्रवाल का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और डॉक्टर गीता वानी रायसम का, और उनके उद्बोधन से CSIR ने अब तक पिछले 6 महीनों में विज्ञान संचार के लिए कोविड को लेके क्या क्या किया है, अगर ये हम समाज में रख पाएंगे तो CSIR का, जिसको हम कह रहे हैं बहुत सारी पोजीशनिंग हम कर रहे हैं, रीपोजिशनिंग कर रहे हैं, तो विज्ञान संचार में भी हमारी एक रीपोजिशनिंग इसके माध्यम से होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हम सभी आपके वक्तव्य सुनने के लिए उत्सुक हैं। आभार, नमस्कार। धन्यवाद प्रोफेसर अग्रवाल। आपने CSIR और निस्केयर के द्वारा जो कार्यक्रम और संचार की प्रयास किए जा रहे हैं उसके बारे में बताया, और इस वेबिनार श्रृंखला जिसका उद्देश्य साइंस कम्युनिकेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे लोगों को जागरूक करना है, इस बारे में जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं। अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए CSIR के महानिदेशक डॉक्टर शेखर सिंह मांडे जी को आमंत्रित करने से पहले मैं उनका संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा। डॉक्टर मांडे एक आणविक जीव भौतिक विज्ञानी हैं। उन्होंने BSc और MSc की पढ़ाई नागपुर विश्वविद्यालय से प्राप्त की। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर से PhD किया। प्रोटीन की संरचना, उसके कार्य, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की जैविकी और जैविक आंकड़ों के विश्लेषण के लिए कंप्यूटेशनल विधियों का प्रयोग उनकी विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र हैं। 1992 से 1995 के दौरान यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में सीनियर फेलो रहने के बाद इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी चंडीगढ़ में 1995 में वे वैज्ञानिक नियुक्त हुए। फिर कई संस्थानों में वैज्ञानिक रहते हुए 2011 में वे पुणे स्थित नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस के निदेशक बने। 16 अक्टूबर 2018 से वे CSIR के महानिदेशक और DSIR भारत सरकार के सचिव हैं। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर मांडे जी से कि वो अपने विचार व्यक्त करें। सर। धन्यवाद मनीष जी। आप सभी को देखकर बेहद खुशी हो रही है। मेरे यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ सहभागी वक्तागण, डॉक्टर राकेश मिश्रा, डॉक्टर अनुराग अग्रवाल, डॉक्टर गीता वाणी, प्रोफेसर रंजना अग्रवाल, आप सभी का यहाँ स्वागत है। जैसे कि रंजना जी ने आपको बताया कि कोरोना की महामारी जब पूरे विश्व में हमारे सामने में खड़ी हुई, उस वक्त बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन ये था कि हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं था, इस विषाणु के बारे में कुछ पता नहीं था, और जिस तरह ये पूरे विश्व में फैल रही थी, ये बहुत ही चिंताजनक चीज थी, चिंताजनक आज भी है। और इसके लिए जो कुछ विज्ञान की मार्फत हम लोग कर सकते थे, इसमें हम लोगों ने सोचा कि CSIR की एक बहुत अहम भूमिका रहेगी, और वो आज भी रही है। और CSIR ने इसके लिए पहले से कदम उठाए थे। मार्च महीने से हम लोगों ने इसके ऊपर काम शुरू किया था, जिसके बारे में हम लोगों को अवसर मिलेगा आप लोगों के सामने में रखने का कि CSIR ने क्या भूमिका ली और किस तरह काम किया है। रंजना जी ने आपको ये भी बताया कि हाल ही में ड्रग कंट्रोलर जनरल इंडिया ने टाटा सन्स और हमारी दिल्ली स्थित IGIB जो प्रयोगशाला है, इन लोगों ने एक जो डायग्नोस्टिक किट बनाई है, जिसका नाम हम लोग फेलुदा कहते हैं, उसको अनुमति दी है। और मैं समझता हूँ ये बात सिर्फ CSIR के लिए नहीं, ये बात सिर्फ
पूरे भारतवर्ष के लिए नहीं लेकिन पूरे विश्व के लिए एक बहुत गौरवशाली घटना है। ये हम जिसे इनोवेशन कहते हैं, ये सबसे बेहतरीन तरीके का इनोवेशन जो है हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे युवा वैज्ञानिकों ने करके दिखाया है हमारे IGIB लैब जो दिल्ली में स्थित है। और इसके लिए हम सब लोगों को बहुत गर्व है हमारे वैज्ञानिकों के ऊपर। हम कुछ ही दिनों में देखेंगे कि ये किट आप लोगों के सामने में आ जाएगी मार्केट में और इससे टेस्टिंग में काफ़ी सुविधा होगी। लेकिन इसके अलावा CSIR ने काफ़ी सारे कुछ काम जो किए हैं उसके बारे में भी आप लोगों के सामने में कुछ रखने में हमें आज प्रसन्नता होगी। और आज के सभी वक्ता जो यहाँ पे उपस्थित है आपके सामने में कुछ चीज़ ऐसे रखेंगे जो कि CSIR ने मार्च से लेकर आज तक किए हैं और इसमें से हम लोगों को क्या सीखने मिला है। ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि महामारी आने के बाद हम लोगों को कुछ नया सीखने को मिलता है, वो भी हमें काफ़ी सारे नई चीज़ें सीखने मिली है। इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा होगी। आप सभी को यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी है। CSIR का सतत प्रयास रहा है कि आपकी भाषा में हम आकर किस तरह आपके सामने में हमारी प्रस्तुति करें। और आज तक हम लोगों ने ये काफ़ी सारे रीजनल लैंग्वेजेस में एक कार्यक्रम किए हुए हैं, जैसे कि मराठी में किया, तेलुगु में किया, बंगाली में किया, तमिल में किया, मलयालम में किया। इसी तरह हम लोग ये प्रोग्राम आपके सामने में आज हिंदी में ले आ रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को इसे पहुंचाने में हम समझते हैं कि हमारी तरफ से सुविधा होगी। और आपके कोई भी अगर सवाल हो तो उसको जवाब देने के लिए मेरे सभी वक्तागण यहाँ पे सज्ज है, तो जरूर सवाल पूछिएगा। और हमारा मकसद सिर्फ यह है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं कोविड महामारी जो है इसके बारे में आपको थोड़ी हम लोग जानकारी दे पाए। सभी का स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मांडे जी, आपने बहुत ही संतुलित शब्दों में इस वेबिनार की रूपरेखा को रखा और उद्देश्य को स्पष्ट किया और हमें मार्गदर्शन दिया। धन्यवाद सर। अब वेबिनार के पहले वक्ता की ओर मैं रुख करता हूं और डॉक्टर राकेश मिश्रा जी को आमंत्रित करने से पहले मैं उनके बारे में प्रतिभागियों को संक्षेप में बता दूं। डॉक्टर मिश्रा ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में MSc और PhD की शिक्षा हासिल की। 1986 से 1988 तक उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर से नॉन-B DNA और DNA टोपोलॉजी पर पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च किया। 1988 से 1992 के दौरान उन्होंने CCMB हैदराबाद में वैज्ञानिक के रूप में काम शुरू किया। 1992 से 1996 के दौरान उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्डियाक्स फ्रांस में प्रोटोजोआ परजीवियों पर और सेंट लुई यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन अमेरिका में जेनोपस oocyte के RNA मैच्योरेशन पर शोध किया। 1996 से 2001 के दौरान उन्होंने ड्रोसोफिला के क्रोमेटीन संरचना पर शोध कार्य किया। नेशनल इंटरनेशनल जर्नल में उनके 95 से भी अधिक शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। वर्तमान में वे CSIR CCMB के निदेशक हैं। मैं डॉक्टर राकेश मिश्रा जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। हमें बहुत खुशी है हमारे मित्रों के साथ CSIR के जो लोग हैं उनके साथ बैठ के, और कोविड जो एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश के सामने, सारी दुनिया के सामने, उसके बारे में चर्चा करने की। और मैं समझता हूं कि ये एक अपने आप में बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमारा काम है रिसर्च करना और उससे जो भी नॉलेज निकलता है उसको आगे बढ़ाना। लेकिन इस पैंडमिक के समय में ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि हम तमाम लोगों से, तमाम स्टेक होल्डर से इसके बारे में बात करें। और इसके लिए मैं CSIR के निस्केर को और जो भी लोग इससे जुड़े हैं उनको बहुत धन्यवाद दूंगा, उनकी सराहना करता हूं, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करना है हमको जिसके बारे में हमें ठीक से मालूम नहीं है। वहाँ पे ये चीज़ बहुत डेलिकेट हो जाती है, बहुत जटिल हो जाती है कि हम कैसे उस चीज़ के बारे में बात करें जो कि हमको ठीक से पता नहीं है। और वहीं पे कन्फ्यूजन, वहीं पे गलतफहमियाँ, वहीं पे अफवाहें, इन सब का बाजार जो है बहुत गर्म हो जाता है जल्दी से, और उससे अंतोगत जनता को परेशानी होती है। जैसे आपने सुना, शेखर जी ने बताया कि कुछ महीने पहले
हमें इस बीमारी के बारे में कुछ पता नहीं, इसका नाम भी नहीं पता था किसी को, तो सभी लोग नए हैं इसमें। लेकिन इसमें वैज्ञानिकों की भूमिका एक अहम हो जाती है, क्योंकि वैज्ञानिक नई चीज़ों को खोजना उनका एक तरह का पेशा है, और उसके बारे में संतुलित रूप से बोलना और चीज़ों को ढंग से रखना, जिससे कि जहाँ पे जानकारी नहीं वहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो, वहाँ पे गलत जानकारी ना फैले, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में CSR ने अतुलनीय काम किया है, और भी किसी भी संस्था के कंपैरिजन में, वो चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या नए तरह के जो हम जिसको सोशल मीडिया कहते हैं, उसके माध्यम से बहुत सारी लैब्स ने मिलके और हेडक्वार्टर्स के साथ मिलके CSR ने एक तरह से मैं कहूँगा कि सेवा किया है हमारे देश की लोगों को सही जानकारी देना। जो सरकार में लोग हैं, जो राजनेता लोग हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, उनको जानकारी मिलनी चाहिए, क्योंकि वो साइंटिस्ट नहीं है, वो रोज लिटरेचर नहीं पढ़ते हैं, वो नई रिसर्च नहीं कर रहे हैं। उनको अगर सही जानकारी मिलेगी तो वो सही डिसीजन ले सकते हैं इसके बारे में। इसलिए मेरा ये मानना है कि जो भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ या रिसर्च इंस्टीट्यूशन जहाँ पे अव्वल दर्जे का काम होता है, उन लोगों को आगे आके और इस बीमारी के बारे में समझना, पढ़ना, चर्चा करके और लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना कि कितना तक पता है और कहाँ पे हमें नहीं पता है। जैसे कि अब आपको हमेशा हमारे सामने सवाल आता है कि वैक्सीन कब आ रही है, इसका ड्रग कब आ रहा है, ये वायरस कब चला जाएगा। इन तीनों सवालों का अगर आप सीधा जवाब पूछें तो आप ढूंढे तो ये होगा कि हमें नहीं मालूम है। लेकिन ये ऐसे बोल देने से फिर दूसरी तरफ अफवाहों के लिए जगह बन जाती है। इसलिए वैज्ञानिकों का ये काम है कि एंगेज करना लोगों को और उनको सही ढंग से सही जानकारी देना। जैसे एक चीज़ को जब मैं थोड़ा एम्फसाइज करना चाहूँगा, वो ये है कि इस बीमारी को लेके बहुत सारे लोग छुपाते हैं। अगर कि कोई पॉजिटिव आ गया तो वो बताएंगे नहीं, क्योंकि उसके पड़ोसी लोग थोड़ा अजीब सा व्यवहार करने लगते हैं, डिस्क्रिमिनेट करने लगते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक तरह का सोशल स्टिग्मा अटैच कर दिया गया है। किसी की दुर्भाग्यवश अगर मृत्यु हो जाती है तो उस डेड बॉडी को एक ऐसा समझ लिया जाता है कि वो उसको आने नहीं देंगे, वो उसको ठीक से उसका अंतिम संस्कार नहीं करने देंगे। तमाम तरह की प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं। इस मामले में वैज्ञानिकों की, CSR के और भी जो हैं, उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है कि हम आगे आएं और बताएं कि ये बीमारी फैलती कैसे है। तो ये बीमारी फैलती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को उसकी सांस के माध्यम से, जब वो बोलता है या स्नीज करता है या छींकता है, खांसता है, उन सब चीज़ों से फैलती है। तो जब मरा हुआ आदमी तो ये कुछ भी नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर कितना भी वायरस हो वो बाहर नहीं निकल के भागेगा, फैलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम सिस्टम को बताएं, हॉस्पिटल्स को बताएं कि इसके लिए हम चीज़ों को एक संतुलन में रखें, और जहाँ पे जानकारी नहीं उसकी वजह से लोगों का ध्यान ना हटा के और लोगों को डिस्टर्ब ना करें। क्योंकि जिसने एक बहुत बड़ा नुकसान उठाया है, कोई उसके घर में नहीं रहा, तो उसके लिए अब और ज़्यादा परेशानी देना और लास्ट मौके पे, जिसको कि हमारे कल्चर में इसको इम्पोर्टेंस दी जाती है इन चीज़ों की, उसको ठीक से होने देना, अगर वो नुकसानदायक नहीं तो उसको करना चाहिए। इसलिए वैज्ञानिकों का और हम सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आके उसको बताएं। दूसरी चीज़ है कि हमको ये पता है कि आज हमारे पास वैक्सीन नहीं है, और हम सभी को ये अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि इस पैंडेमिक के लिए वैक्सीन हमको शायद नहीं आएगी, क्योंकि अगर आई भी तो वो 6 महीने बाद 1 साल आएगी, तब तक हम वेट नहीं कर सकते। इसलिए हमको ये मान के चलना चाहिए कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, हमारे पास ड्रग शायद होगा, लेकिन ड्रग का मतलब कि बीमारी रोकना नहीं है, उसको बीमारी को ठीक करना है। तो बीमारी को फैलने से नहीं रोकेगा, वो सिर्फ ये करेगा कोई बीमार हो गया तो उसको मदद मिलेगी। सबसे एक तरह से अच्छी और बुरी बात इस बीमारी की ये है कि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता है कि वो एक्चुअली इन्फेक्शन है उनको, तो वो फैला रहे हैं अनजाने में ही, क्योंकि उनको कोई सिम्टम नहीं है, तो उनके लिए ड्रग का भी कोई इस्तेमाल नहीं होगा। तो इसलिए ये सबसे बड़ी जानकारी है कि हमको, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी सबकी हो जाती है कि हर आदमी
कुछ चीजें करे जो कि इस बीमारी को रोकने में कारगर होगी। जो है कि जिसको कि बहुत पहले हमारे मंत्री जी ने सोशल वैक्सीन का नाम दिया था। मुझे बहुत अच्छा लगा वो सोशल वैक्सीन का नाम, क्योंकि मास्क पहनिए आप, वो एक तरह का अब नया कल्चर बन जाना चाहिए। हमको ये डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए कि हम जब भी बाहर हैं, किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो हम मास्क पहने और अच्छी तरह से पहने। ये नहीं कि सिर्फ लटका लिया मुंह में और वो फॉर्मेलिटी जैसी हो गई, वैसा नहीं है। और एक हॉल में या एक कमरे में ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हों और सोशल डिस्टेंसिंग रखें, जिससे अगर ज़रूरी नहीं है तो आसपास खड़े होने या खड़े होकर बात करने की ज़रूरत नहीं है तो ना करें। और हाथ अच्छी तरह से धोएं, जिससे कि अगर कहीं पे वायरस के कुछ कंटामिनेशन है तो उसको टच करके हाथ से फिर वो मुंह में ना जाए या किसी और चीज़ में ना पहुंचे, साबुन से धो लेने से ठीक हो जाता है वो। तो इस तरह से अगर छोटी छोटी बातों को हम करें और उसको फैलाएं तो उससे बहुत बड़ा फायदा होगा। और ये चीज़ जब ऐसी सोर्स से आती है, ऐसे स्रोत से आती है जो कि इन चीज़ों के ऊपर काम कर रहा है, जैसे कोई हमारा बड़ा डॉक्टर इसके बारे में बोलेगा तो सब लोग मानेंगे कि हाँ, डॉक्टर साहब ने ऐसा कहा इसलिए ये जरूर सच होगा। इसी तरह से जब वैज्ञानिक लोग इसके बारे में बोलेंगे तो हमको इससे इसके मैसेज को और अच्छी तरह से फैलाने में मदद मिलेगी। नहीं तो अब कोई बोलेगा कि जाड़े में ठीक हो जाएगा, गर्मियों में ठीक हो जाएगा, बरसात में नहीं होगा, पानी में फैल जाएगा, मतलब हर तरह की अफवाहें फैलेंगी। उससे हमको नुकसान होगा। नुकसान ये होगा कि अब ये वायरस इतने दिनों से चल रहा है और जिस तरह से सिचुएशन है उससे हमको ये नहीं लगता है कि ये इतनी जल्दी यहाँ से चला जाएगा। इसलिए हमको एक जानकारी के साथ बिना डरे हुए हमको अपने काम को ठीक से करना है और ऐसी सावधानी से करना है जिससे कि हम बीमारी को फैलने से रोकें और अपने काम को भी आगे बढ़ाएं। नहीं तो हम घर पे नहीं बैठे रह सकते ज़्यादा दिन, हम लॉकडाउन ज़्यादा दिन नहीं कर सकते। उन चीज़ों का सीमित उपयोग था वो किया गया, लेकिन हमको अब ये एक नए तरह का कॉन्फिडेंस जनता के अंदर लाना है कि ये वायरस इतना खतरनाक नहीं कि हमको कहीं से उछल के पकड़ लेगा और परेशान करेगा या कुछ करेगा। अगर हमने मास्क पहना हुआ है तो हम रीजनेबली श्योर हो सकते हैं। अगर कोई और मास्क नहीं पहना हो तो उसको प्यार से बताएं कि आप भी पहनो, क्योंकि आपको कुछ हो सकता है, या अगर आपको है तो दूसरों को हो सकता है। आप बहुत स्ट्रांग हो लेकिन आपके घर पे पेरेंट्स होंगे, उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह से एक नए कल्चर को हमको फैलाना है और इसमें CSIR ने जो क्रेडेंशियल हासिल किए हैं पिछले कुछ महीनों में, जिस तरह का अच्छा काम करके, जैसे आपने अभी सुना क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, एकदम आधुनिक टेक्नोलॉजी को लेके उसको लोगों तक ले जाना, बहुत सारे ड्रग्स के ट्रायल अभी चल रहे हैं और इम्प्रूवमेंट्स जो टेस्टिंग के लिए हो रहा है, और जितनी ट्रेनिंग और वायरस की बायोलॉजी समझने में जिस तरह से CSIR ने इतना जोर लगाए हुए, बहुत सारी चीज़ें हमारी समझ में आ रही हैं, बहुत सारे ड्रग्स की स्क्रीनिंग हम कर रहे हैं। तो ऐसी संस्था जो कि इतने अलग अलग मोर्चों पे इस वायरस का मुकाबला कर रही है, उसका ये काम है। और उसमें मुझे ये बहुत खुशी है कि निस्केर ने इस अपनी जिम्मेदारी को समझा और उसको बड़े एक्टिव तरीके से रखा है कि एक वेबिनार हम कंटिन्यूअस एक रेगुलर तरह से करें और जो जानकारी हम हासिल कर रहे हैं अपनी लैबों में उनको लोगों तक पहुंचाएं। और उसके साथ ही साथ जो हम और जगह से जानकारी उसको लेके, जैसे कि ये वायरस हवा में फैल जाएगा क्या, कहाँ तक हवा में फैलेगा, ये वायरस कब खत्म होगा, हम उसके लिए वायरस और खतरनाक तो नहीं हो रहा है म्यूटेट होके और तो इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोगों को अवगत कराते रहें, जिससे कि लोगों को जानकारी रहे। और जब जानकारी है तो हम बड़ी बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हैं, और अगर हम अंधकार में हैं तो हम एक छोटे से पत्थर से भी टकरा के गिर सकते हैं। तो इसलिए जानकारी और अच्छी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बारे में निस्केर ने जो ये प्रयास किए हुए हैं उसमें हमको अपना छोटा सा कंट्रीब्यूशन करने में बहुत खुशी है। और इस वेबिनार के दौरान और मुझे लगता है कि इसके बाद भी जो सीरीज़ होगी उससे हम इस दिशा में अपना योगदान देंगे और उससे हमारी जनता को, जो कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको क्वालिटी इंफॉर्मेशन जिसको कहते हैं, सटीक जानकारी, साइंटिफिक जानकारी लाएंगे, जिससे थोड़ा मदद मिलेगी इसमें। धन्यवाद। और कोई सवाल है तो बाद में हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में।
धन्यवाद डॉक्टर मिश्रा जी, बहुत ही अच्छे भाषा में और संतुलित विचारों के साथ आपने अपनी बात रखी कि छोटी छोटी बातों की जागरूकता से ही कोविड-19 जैसी बड़ी महामारी से मुकाबला किया जा सकता है और इससे बचाव किया जा सकता है। विज्ञान से कोविड-19 का सलूशन मिल सकता है और विज्ञान संचार, साइंस कम्युनिकेशन से लोगों को जागरूक किया जा सकता है इससे बचने के लिए। ये एक बात निकल के आई आपके विचारों से। अब हम अगले वक्ता की ओर चलते हैं। हमारे अगले वक्ता डॉक्टर अनुराग अग्रवाल जी को आमंत्रित करने से पहले मैं बता दूं कि डॉक्टर अनुराग जी श्वसन रोगों, रेस्पिरेटरी डिजीजेज के एक विशेषज्ञ चिकित्सक हैं और वर्तमान में CSIR के इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के निदेशक हैं। ओबेसिटी, अस्थमा और डायबिटीज के मेटाबॉलिक डिसफंक्शन और सेलुलर स्ट्रेस रिस्पॉन्स पाथवे पर उन्होंने शोध कार्य किए हैं। विश्व की दूसरी मानव आबादियों की तुलना में भारतीयों के लो लंग फंक्शन के कारणों पर भी उन्होंने अध्ययन किया है। वे अपने अनुसंधान कार्यों में IT और बिग डेटा एनालिटिक्स के प्रयोग को महत्व देते आए हैं। मैं डॉक्टर अनुराग अग्रवाल जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। शुक्रिया मनीष। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी सर। राकेश ने मेरा काम बहुत ही आसान कर दिया है। उन्होंने ये समझा दिया है कि विज्ञान और विज्ञान की सूचना का क्या महत्व होता है। अगर मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहूँ तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि विज्ञान क्या है? सच की तलाश। लेकिन विज्ञान की सूचना थोड़ा और जटिल हो जाता है। सबसे पहले आपको लोगों को सच से अवगत कराना है, फिर आपको अंधकार पर प्रकाश डालना है। कभी कभी आपको ये भी ध्यान रखना है कि जन साधारण अगर प्रकाश तरह तरह के रंगों का होता रहा तो विज्ञान से उसका भरोसा उड़ जाएगा। तो आपको याद रखना होता है कि विज्ञान नई चीज़ के बारे में हर 7 दिन में कुछ नई चीज़ आ सकती है। तो आपको एक संतुलित माध्यम से इस तरह से प्रकाश डालना है कि ये ना हो कि आप जो कहें उसे आप हर तीसरे दिन बदल रहे हों। और आप लोगों को 2 मानसिक तट जो होते हैं, एक लाचारी का और एक लापरवाही का, उसके बीच में धारा रखें। अगर आप लोगों को इस तरह के ज्ञान देंगे जिससे उन्हें लगेगा कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, तो लाचारी आ जाएगी। अगर आप इस तरह का ज्ञान वर्धन एक ही तरफ से करेंगे कि चिंता की जरूरत नहीं है, तो लापरवाही आ जाएगी। ये जानना कि हम कितना जानते हैं और कितना नहीं जानते, और इन दोनों की मंझधारा में रह के सही तरह की सूचना पहुंचाना मेरे ख्याल से विज्ञान सूचना का सबसे बड़ा फर्ज है। और इस मामले में मेरे ख्याल से CSIR ने काफी अच्छा काम किया। जब शुरुआत में दुविधा हो रही थी कि क्या ये हवा से फैलता है, नहीं फैलता, DG CSIR ने जाके लोगों को समझाया था कि देखिए ये हवा में आप इसे ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन बोलें या एरोसॉल ट्रांसमिशन बोलें, ये फाइन लेवल के डिबेट है। जो प्रथम चीज ये है कि जो भी ये है, ड्रॉपलेट बड़ी होगी तो दूर तक नहीं फैलेगी, छोटी होगी तो दूर तक फैल जाएगी। बहुत सारे लोग इकट्ठे एक जगह पे एकत्रित होंगे एक कंडीशन एनवायरनमेंट में, तो ये और ज़्यादा फैलेगी। तो थोड़ी सी कॉमन सेंस को विज्ञान के साथ जोड़ना ताकि जन साधारण के लिए सही तरह की सूचना पहुंचे और आपकी सूचना को बदल के कोई उसका गलत प्रयोग ना करे, ये बहुत ज़रूरी होता है। और इसके लिए ना केवल आपको विज्ञान की जानकारी की ज़रूरत है, आपको सूचना कैसे देते हैं इसकी जानकारी की भी बहुत ज़रूरत है। और CSIR के इंस्टीट्यूट्स, निस्केयर, CSIR की रिपोर्टिंग, CSIR के एक्सपीरियंस वैज्ञानिक, आई थिंक इस काम में राष्ट्र में बहुत काम आए। हमने ऐसे बहुत जगह देखी जहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन फैल गई, और उस गलत इन्फॉर्मेशन के फैलने से लोग या बिल्कुल ही लाचार की तरह हो गए कि हम तो कुछ हो ही नहीं सकता, लोग निकलने से मना कर गए कि ये तो हमें हो गया तो हम मर जाएंगे। और CSIR ने कई ऐसे आर्टिकल लिखे जिसमें बताया गया कि हाँ, ये सामान्य फ्लू नहीं है, ये सामान्य फ्लू से ज़्यादा घातक है, लेकिन ये ऐसा भी घातक नहीं है कि ये बोला है कि आपको हो गया तो कुछ हो ही जाएगा। ज़्यादातर लोग रिकवर कर जाएंगे, ज़्यादातर लोग ठीक हो जाएंगे, सही वक्त पर आप पहुंच जाएंगे सही इलाज के लिए, तो 99% लोगों को कुछ नहीं होगा। लेकिन क्या ये सही वक्त है?
क्या सही इलाज है, विज्ञान क्या नए समाधान दे रहा है, और क्या भारत के जनसाधारण को केवल लाचारी के साथ दूसरे देशों की तरफ देखना पड़ेगा, या भारत अपने आप में समाधान ढूंढ रहा है और किस तरह के समाधान ढूंढ रहा है। इसमें लोगों को एकजुट करना और लोगों को दिखाना कि भारतीय विज्ञान में भी कई समाधान निकल के आ रहे हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य CSIR ने किया। डीजी ने फेलुदा का जिक्र किया, मैं बहुत खुश हूं कि उसका जिक्र किया, लेकिन उसके सिवा बहुत और चीजें हुई। पहला हिंदुस्तान का नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर बाईपैप, जो भी रेगुलेटरी अप्रूवल के पास ही है, CSR में NAL में बना। तरह तरह के नए आविष्कार CSR के हर लैब की तरफ से आ रहे हैं, और ये सब देखते हुए भारत में गर्व महसूस कराना जनसाधारण में कि भारत में भी विज्ञान है, भारत में भी विज्ञान और वैज्ञानिकों की जो क्षमता है वो उच्च स्तर की है। ये दूसरा काम था जो मेरे ख्याल से CSR ने बहुत अच्छा किया। और हमारे सोशल मीडिया पे मैसेजिंग डॉक्टर गीता ने काफ़ी अच्छी तरह कंट्रोल करके रखी और लोगों को इससे अवगत कराया। और ऑफ कोर्स सोशल मैसेजिंग पूरी तरह अभी तक भारत के हर नागरिक तक नहीं पहुंचती, लेकिन तब भी एक बहुत बड़ा प्रतिशत भारत का अब सोशल मीडिया का, और युवा पीढ़ी तो बहुत ही ज़्यादा इसका इस्तेमाल करती है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे ख्याल से विज्ञान का शोध करना और विज्ञान शोध की सूचना देना दोनों एक जैसे भी हैं, लेकिन फ़र्क भी हैं, और मैं खुश हूँ कि हमने इसमें बहुत अच्छा काम किया। शुक्रिया। धन्यवाद डॉक्टर अनुराग अग्रवाल जी, आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में इस वेबिनार में अपनी बात रखी और भारत की वैज्ञानिक क्षमता के महत्व और उसके जो आयाम हैं उसको प्रतिभागियों के सामने रखा। अब मैं इस वेबिनार के अगले व्याख्यान के लिए डॉक्टर गीता वानी रायसम को आमंत्रित करने से पहले बता दूं कि वे CSIR IGIB की वैज्ञानिक हैं और वर्तमान में वो CSIR मुख्यालय में साइंस कम्युनिकेशन एंड डिसेमिनेशन डायरेक्टरेट की हेड हैं। उन्होंने IGIB में रहते हुए टेक्नोलॉजी को इंडस्ट्री से साझेदारी करके कमर्शियलाइजेशन और बिजनेस डेवलपमेंट में अहम भूमिका निभाई है। नई दवाओं की खोज करना उनकी विशेषज्ञता का क्षेत्र है। वे ICMR के टीबी कंसोर्शियम और ओपन सोर्स फार्मा फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया में बतौर एडजंक्ट फैकल्टी वो ड्रग डिस्कवरी के पाठ्यक्रम की टीचिंग भी करती हैं। CSIR मुख्यालय में वे विज्ञान संचार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और अभियानों का कोऑर्डिनेशन कर रही हैं। कोविड-19 से मुकाबले के लिए CSIR ने क्या संचार प्रयास किए, आइए इस बारे में सुनते हैं डॉक्टर गीता वानी। नमस्कार, मेरी आवाज़ आ रही है? सबसे पहले मैं डॉक्टर अंजना अग्रवाल और डॉक्टर मनीष का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने आज इस टॉपिक पे वेबिनार ऑर्गेनाइज किया और मुझे इनवाइट किया बात करने के लिए। और दूसरी बात है कि हिंदी जो है मेरी मदर टंग नहीं है, तो अगर मेरे से कोई गलती हुआ तो प्लीज़ क्षमा कीजिए। मैं कोशिश कर रही हूँ हिंदी में बात करने का, लेकिन बहुत सारे गलतियाँ होंगे तो उसको आप एक्सक्यूज़ कीजिए। पहला रिक्वेस्ट वही है। और दूसरी बात जो है, जैसे हमारी DG CSIR डॉक्टर अनुराग, डॉक्टर राकेश मिश्रा, डॉक्टर रंजना ने बताया, ये जो है ये बहुत ही यूनिक इवेंट है जो हमारे जीवन में शायद किसी ने भी सोचा नहीं होगा कि आज ऐसे सिचुएशन पे आएंगे हम जहाँ पे लॉकडाउन या मास्क पहनना रोज की बात है। तो ये ऐसा अपॉर्चुनिटी है, मैं कह सकती हूँ कि ये साइंस कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि ऐसा समय शायद कभी नहीं था जहाँ पे रोज लोग साइंटिस्ट क्या काम कर रहे हैं, क्या रिसर्च हो रही है, इसके बारे में बहुत सारी क्यूरियोसिटी है लोगों में कि शायद ऐसा कभी नहीं होगा कि न्यूज़पेपर में पहला पेज पे आप साइंस का आर्टिकल्स पढ़ते हैं। जैसे देखा ही होगा कि आज टाइम्स ऑफ इंडिया में पहला न्यूज़ है कि CSIR का फेलुदा का अप्रूवल। ये बहुत ही कम समय होता है जहाँ की साइंस का न्यूज़ और जो भी हम लोग रिसर्च कर रहे हैं उसका पहले पेज में आता है। तो इससे समझ में आता है कि जो कम्युनिकेशन जो है, साइंस कम्युनिकेशन, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे मेरे प्रीवियस स्पीकर्स ने बताया, क्योंकि इसके साथ कोरोना जो है हम लोग जानते नहीं है ये वायरस के बारे में बहुत ज़्यादा, तो बहुत सारे गलत फहमियाँ भी है। और जो हम लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहते हैं कि बहुत सारे न्यूज़ आती है जो साइंटिफिक बेसिस नहीं है उसमें।
तो इस 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए साइंस कम्युनिकेशन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि करेक्ट साइंस जो है हम लोग जो करते हैं उसको बताना ज़रूरी है। तो ये CSIR ने बहुत ही पहले से समझा है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए हमने हमारे DG CSIR और हमारे बाकी CSIR लैब्स ने भी बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं और कोरोना के बारे में बताना ज़रूरी समझा है हमने। तो हमने मार्च में ही शुरू किया था और मुझे याद है अभी सबसे पहले जब लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ तो ये था कि क्या करें क्या नहीं करें, क्या सही है क्या गलत है। तो तब हमने एक पोस्टर बनाया था, मुझे याद है जो लिप्सा जो IGIB में है उन्होंने एक बढ़िया सा पोस्टर बनाया था। हमने बहुत सारे रीजनल लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट किया इस पोस्टर को और सारे लैब्स ने भी अपने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया कि क्या करना है, कैसे हमें प्रिकॉशन लेना है। तो एक छोटा सा उदाहरण है कि हमने कैसे शुरुआत की एक कोविड-19 के कम्युनिकेशन के लिए। वो एक सिर्फ शुरुआत था, तो उसके बाद हमने बहुत सारे मीडियम से कम्युनिकेशन किया। जैसे डॉक्टर अनुराग ने जिक्र किया कि सोशल मीडिया पे भी हम बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं और जैसे जानते हैं आजकल सभी लोग सोशल मीडिया पे हैं और ऐसे भी है कि बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया पे भी नहीं हैं उन तक भी पहुंचना बहुत ज़रूरी है, मैं समझती हूँ। और उसके लिए भी कोशिश जारी है और भी करना चाहिए हमें कि वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक कि जो लोग सोशल मीडिया पे नहीं हैं, जो सिर्फ व्हाट्सएप देखते हैं और गलतफहमी फैलाते हैं, वहाँ तक भी पहुँचना है। ये हमारी कोशिश रहेगी आगे भी। और जैसे CSIR हेडक्वार्टर्स ने भी किया और हमारे बहुत सारे लैब्स ने भी अपनी अपनी तरह से कोशिशें की है कम्युनिकेशन के लिए। जैसे नेस्केप ने भी बहुत सारे बुलेटिन बनाया और साइंस रिपोर्टर, विज्ञान प्रगति जो हिंदी में उर्दू में भी बुलेटिन बनाया है। और हमारा बहुत सारा कोऑर्डिनेशन रहा बहुत सारे CSIR लैब से। जैसे IGIB ने भी बहुत अच्छा काम किया और CCM भी जैसे क्विज ऑर्गेनाइज किया है, कॉम्पिटिशन्स किया है, मेरी नागपुर ने भी किया है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे हमने जो काम चल रहा है उसके बारे में बताना है। और सिर्फ हमारा काम ही नहीं कि जो कोरोना वायरस पे पूरी दुनिया में चल रहा है उसके बारे में भी बात करना चाहिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है कि जो एक्चुअल रिसर्च चल रही है उसके बारे में बताना ज़रूरी है। और जैसे अनुराग ने जिक्र किया, ये इम्पोर्टेंट है कि लोगों को पता चले कि हमारे वैज्ञानिक भी काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम रिसर्च से बाहर हो रही है, बट भारत देश में भी रिसर्च हो रही है और हमारे वैज्ञानिक और हमारे रिसर्च स्टूडेंट्स रोज काम कर रहे हैं। और ऐसे लॉकडाउन में भी उन्होंने एक दिन भी रुका नहीं, बहुत सारा काम किया है। तो ये लोगों को सुनकर उनको भी ये अच्छा लगेगा कि हमारे वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं और ये हम सबको पहुंचाना ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारा जो काम चल रहा है। तो अगर मैं उदाहरण देना चाहती हूँ तो हम बल्कि सोशल मीडिया ही नहीं, हमने बहुत सारे ब्लॉग्स लिखे हैं, हमारे वैज्ञानिकों ने न्यूज़पेपर्स में भी आर्टिकल्स लिखा है, हमारा DG CSIR ने। शायद ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि कोई जर्नलिस्ट उनको पूछे और उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया और उन्होंने बताया कि कैसे इसको हैंडल करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। और जैसे हमारे डायरेक्टर डॉक्टर अनुराग अग्रवाल, डॉक्टर राकेश मिश्रा और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना समय निकाला जो रिसर्च से भी, और लोगों को ये समझाया कि रिसर्च क्या होती है और कोरोना के लिए हम क्या कर रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हमने सिर्फ लोगों तक ही नहीं, हमने जैसे बहुत सारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनको भी बताना चाहिए कि हमारा रिसर्च क्या है, हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनका सपोर्ट भी चाहिए हमें कि आगे जाकर हम क्या पॉलिसी बनाएं। तो हमने ये भी कोशिश किया है कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वहाँ तक हमारी रिसर्च भी पहुँचाएँ। तो हमने उनके लिए वीकली रिपोर्ट्स पहुँचाया या हमारे अपडेट्स बताया। तो ये भी एक ज़रूरी काम है जो साइंस कम्युनिकेशन है। ये कम्युनिकेशन जो है अलग अलग तरीके का होता है और ये मैसेजिंग जो है अलग लोगों के लिए अलग तरह की मैसेजिंग इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि एक ही मैसेज जो है हम सबको पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए हमने बहुत ऐसे सारी कोशिश की और हमारे जो बहुत सारे टेक्नोलॉजीज जो बनाए, हमने इंडस्ट्रीज को लाइसेंस किया। तो इसके बारे में भी हमने एक कंपेंडियम बनाया, कोविड-19 कंपेंडियम जिसको कहते हैं। तो इसके माध्यम से हमने इंडस्ट्री को भी, जो बाकी लोगों को ये प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट है तो उनके बारे में भी हमने कंपेंडियम बना के डिस्ट्रीब्यूट किया कि लोगों को पता चले कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं जो CSIR ने बनाया ये कहाँ पे मिलेगा और इसका कॉन्टैक्ट कहाँ से है। तो इसके बारे में जानकारी के लिए भी हमने बनाया है कंपेंडियम। और इसके लिए हमने एक वेबसाइट भी बनाया है जहाँ पे लोगों को
हमारा काम के बारे में पता चले, ये भी एक कोशिश रही है हमारा। और अभी हम एक छोटा सा मूवी भी बना रहे हैं कि हमारा जो साइंटिस्ट है और हमारे जो स्टूडेंट्स है, जो इन्होंने जो इतनी मेहनत से काम किया है, तो उनका जर्नी क्या थी। तो हम अगले फाउंडेशन डे पे हमारा उम्मीद है कि ये मूवी दिखाएंगे तो सबको पता चले कि हमारा जो एफर्ट है कोविड-19 में, जो वैक्सीन हो या ड्रग हो, कि हमने किस तरह की काम किया। और एक बुक भी बना रहे हैं जहाँ पे हमारी जर्नी रही जो पिछले 6 महीनों में कि हमने कैसे काम किया है, उसके बारे में भी जानकारी के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट काम जो हमने शुरुआत की कि ये जो रीजनल लैंग्वेजेस का वेबिनार में, जैसे मैं कह रही हूँ, सभी लोग जो हिंदी या इंग्लिश में ही नहीं, भारत जो है बहुत डाइवर्स कंट्री है, इसमें बहुत सारे भाषाएं हैं। तो हमारी एक कोशिश रही कि ना कि सिर्फ इंग्लिश में या हिंदी में, हम रीजनल लैंग्वेजेस में भी हमारी जानकारी जाना चाहिए, हम जो काम कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने बहुत सारे रीजनल लैंग्वेज वेबिनार्स किया है। और ये बहुत खुशी मिलती है कि हम बहुत सारे लैंग्वेजेस में सक्सेसफुली कर चुके हैं, जैसे असमी हो, मलयालम हो, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा। और हमें कहीं भी दिक्कत नहीं हुई कि जो स्पीकर्स वॉलंटियर्स मिले, हम हमारे CSIR लैब्स ने बहुत सपोर्ट किया इसके लिए। और आगे जाकर हम कश्मीरी, गुजराती और भी लैंग्वेजेस में करना चाहते हैं। और हमारी कोशिश ये है कि सिर्फ कोविड-19 के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो, आगे जाकर भी हम ऐसे रीजनल लैंग्वेजेस में हम और भी जानकारी दें लोगों को साइंस के बारे में। और लोगों में जो साइंस के लिए इंटरेस्ट है अभी, तो इसको और आगे लेके जाए कि हम उनके उत्सुकता बढ़ा के रखें कि साइंस क्या होती है और इसमें कैसा रिसर्च होता है। ये लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारी कोशिश जारी रहेगी। और हम रीजनल लैंग्वेजेस का वेबिनार्स और भी आगे लेकर करने का प्रयत्न रहेगा। और विस्केयर ने भी ये अच्छा शुरू किया, ये वेबिनार जो है साइंस कम्युनिकेशन का महत्व क्या है और इसका रोल कैसे रहेगा आगे जाकर। तो यही मैं अभी यहाँ पे ख़त्म करना चाहती हूँ कि हमारी कोशिश है। और अगर आपको कुछ फीडबैक देना हो कि हम आगे जाकर लोगों तक कैसे पहुँचा सकते हैं ये इंफॉर्मेशन और आगे और क्या हो सकता है, तो हमें फीडबैक दीजिए ज़रूर। और कोशिश करेंगे कि हम इसको आगे लेके आपके पास फिर से आएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गीता वानी मैम। आपने बहुत ही संक्षेप में CSIR हेडक्वार्टर के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं ड्यूरिंग कोविड एंड बियॉन्ड दैट, क्या क्या एफर्ट्स होते हैं कम्युनिकेशन को लेके और क्यों जरूरी है ये हमारी सोसाइटी के लिए, इसके बारे में बताया। कोविड में क्या क्या ज़रूरत है रीजनल लैंग्वेज, जिस प्रकार से CSIR लगातार तमिल, बंगाली और मराठी, असमी और उड़िया में ढेर सारे क्षेत्रीय भाषाओं में वेबिनार की श्रृंखला आयोजित कर रहा है। निस्केयर, आपके बातों को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए मैं निस्केयर के बारे में 1 मिनट में बात खत्म करूं कि CSIR की जो एक ऑटोनोमस बॉडी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, निस्केयर के नाम से जाना जाता है। इसने कोविड के दौरान वीकली बुलेटिन निकाला और डॉक्टर रंजना अग्रवाल मैडम ने भी, हमारी जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी इसके बारे में बताया, विस्तार से बताया। तो ये 2 मई से लगातार हर हफ्ते निकाला जा रहा है और अभी तक कुल 20 इसके बुलेटिन आ चुके हैं। इसमें रिसर्च, इनोवेशन, मिथ बस्टर्स और CSIR के जितने लेबोरेटरीज हैं वो क्या एफर्ट्स कर रहे हैं ड्यूरिंग कोविड-19, उस सब के बारे में इसमें बात की जाती है। और इसके अलावा कोरोना को लेके क्लास 5 to 12 के बच्चों में 2 ग्रुप के साथ कंपटीशन कराया गया था, ड्राइंग और दूसरे कई प्रकार के कंपटीशन हुए थे। वो एक निस्केयर ने प्रयास किया था। अभी रिसेंटली उर्दू में एक हैंडबुक लाया है निस्केयर ने और हिंदी में भी वो हैंडबुक आ रही है। इसके अंदर रिसर्च, इनोवेशन और मिथ बस्टर्स और CSIR के एफर्ट्स को उर्दू लैंग्वेज में एक महत्वपूर्ण प्रयास किया कि उर्दू भाषा के जो रीडर्स हैं उन तक ये जानकारी पहुँचे ऑथेंटिक साइंस की, ताकि वो कोविड-19 से बचाव के लिए सजग हो सकें। और इस तरह से निस्केयर लगातार काम कर रहा है CSIR के मार्गदर्शन में। और अब इस वेबिनार में डॉक्टर गीता वानी मैम के व्याख्यान के बाद मैं सवाल जवाब के लिए आगे बढ़ता हूं। और फेसबुक से भी यह वेबिनार जुड़ा हुआ है और विज्ञान प्रसार द्वारा संचालित जो इंडिया साइंस का साइंस चैनल है उसके फेसबुक पेज से भी इसको जोड़ दिया गया है। तो इसमें विजिटर्स काफ़ी
हमारे इस वेबिनार का अवलोकन कर रहे हैं और ढेर सारे सवाल भी आए हैं। तो मैं अभी कुछ सवालों को आपके सामने रखता हूं और सबसे पहले ज्योति सिंह जी ने एक सवाल किया है कि हाउ सीवेज सैंपल्स विल हेल्प टू अंडरस्टैंड द वायरस एंड ऑल्सो हाउ सीरोलॉजी सर्वे इज डन। इस सवाल के जवाब के लिए मैं डॉक्टर राकेश मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा कि इसके बारे में कुछ मार्गदर्शन करें। एक्चुअली अगर अनुराग हैं तो वो और अच्छी तरह से बता सकते हैं। सीरोलॉजी मतलब कि एंटीबॉडी के टेस्ट करते हैं और मेरे ख्याल से अनुराग इसको अच्छी तरह से बताएंगे। सो सीरोलॉजी का टेस्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए, अगर आप टेस्ट करेंगे RT-PCR से, आपको मालूम होता है ये इंसान इन्फेक्टेड है, लेकिन ज़्यादातर लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, मतलब ज़्यादा लक्षण होते ही नहीं उनको। तो कभी भी आप RT-PCR टेस्टिंग करेंगे तो वही आदमी आएगा टेस्टिंग कराने के लिए जिसको लक्षण हो रहे हैं, और RT-PCR इंडिविजुअल लेवल पे बताता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि सच में कितने लोग इन्फेक्ट हुए, तो अगर आप एक सैंपल लेंगे, मतलब आपको पूरे हर आदमी को टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एक डिस्ट्रिक्ट है, आप सिर्फ 1000 लोग लीजिए, उस 1000 में देखिए कितने लोगों में एंटीबॉडीज़ आ गए। एंटीबॉडी आने का मतलब कि वायरस आया, बॉडी ने रिएक्शन की और उस इन्फेक्शन को क्लियर कर दिया। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने प्रतिशत लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप देखते हैं मई में ICMR का डेटा, तो 1% से थोड़ा सा कम लोगों को इन्फेक्शन हो चुका था। अगर आप भारत के 1% से थोड़े से कम लोगों के विचार करें तो आप लगभग ऑलमोस्ट 1 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं। लेकिन मई तक पूरे भारत में इतने इन्फेक्शन थे ही नहीं। आज भी आप 1 लाख इन्फेक्शन पर डे पे आप सोच रहे हैं, लेकिन 1 लाख भारत में 0.01% होता है पर दिन। इसका मतलब अगर आपको सच्चा इन्फेक्शन का रेट जानने की ज़रूरत है तो आपको सीरोलॉजी करनी पड़ती है, साइंटिफिक जानकारी के लिए, वैज्ञानिक जानकारी के लिए कि सच में इन्फेक्शन कितना फैला है। और अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे जानना चाहते हैं तो ये आपको बताता है कि किस इंसान को हो चुका है और शायद कुछ दिनों के लिए दोबारा नहीं होगा। तो इम्यूनिटी पासपोर्ट कहते हैं इसको कई लोग, कि जिस आदमी की एंटीबॉडी आ चुके, जब तक एंटीबॉडी बुलंद हैं, ऊंचे हैं, तब तक शायद उसको दोबारा इन्फेक्शन होने का रिस्क काफ़ी कम हो चुका हो, तो सोसाइटी लेवल और आदमी के लेवल पे। थैंक यू सर। एक सवाल आया है अनिरुद्ध तिवारी जी का। उन्होंने पूछा है कि कोविड-19 की शोध संबंधी सूचनाएं, रिसर्च इंफॉर्मेशन इंग्लिश और हिंदी के अलावा देश की रीजनल लैंग्वेजेज में पहुंचाने में CSIR कितना सफल रहा है। तो मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर गीता वानी मैम से कि इस बारे में कुछ प्रकाश डालें। जैसे कि मैंने बताया, हम तो काफ़ी वेबिनार कर चुके हैं और कितने लोगों तक पहुंचा ये बहुत मुश्किल है जानकारी करना। लेकिन जैसे फेसबुक जो है स्टैटिस्टिक्स देता है कि कितने लोगों ने देखा है, उसके हिसाब से तो काफ़ी लोगों तक पहुंचा है। बट ये मैं मानती हूँ कि आगे जाकर और भी करना चाहिए, हमें और भी पहुंचाना चाहिए। और सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं और सिर्फ फेसबुक ही नहीं, हमारी कोशिश है कि यूट्यूब पे भी जाए, जहाँ तक बहुत सारे लोग देखते हैं यूट्यूब में, और जैसे रीजनल न्यूज़पेपर्स में भी हमारी जानकारी जाना चाहिए। तो बहुत सारी कोशिश अभी भी बाकी है, ये तो पहली शुरुआत है। और जहाँ तक और अलग अलग माध्यम से करना चाहिए। किसी ने पूछा कि अगर सोशल मीडिया नहीं है तो कैसे कर सकते हैं, इसके लिए न्यूज़पेपर, ऑल इंडिया रेडियो हो या कार्टून्स के बारे में या स्टोरीज़ के बारे में, इसमें बहुत सारी काम अभी भी बाकी है। और मैं ये मानती हूँ कि आगे जाकर हम और ज़्यादा करना चाहिए। थैंक यू मैडम। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है कि हाउ कम्युनिकेशन कैन बी स्प्रेड टू द पॉपुलेशन हु डू नॉट हैव एनी एक्सेस ऑफ सोर्स ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन वाया एनी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। I think there is no place without any medium of communication. I can say that. जैसे मैंने पिछले आंसर भी वही किया कि कहीं ना कहीं रेडियो तो पहुंचता ही है, आजकल सबके पास मोबाइल होता है और व्हाट्सएप भी गांव तक पहुंची है। तो ऐसा नहीं है, हाँ ये हो सकता है कि सभी लोग ट्विटर पे नहीं है या फेसबुक पे नहीं है, मैं ये मानती हूँ। लेकिन लोगों तो न्यूज़पेपर है, ऑल इंडिया रेडियो है, टीवी है और व्हाट्सएप है, अभी वहाँ तक पहुँचना चाहिए। और मैंने यही कहा कि
वहाँ तक पहुँचना चाहिए जहाँ तक लोग व्हाट्सएप पे भी न्यूज़ जो है हमारे CSIR का हो या वैज्ञानिकों का काम पहुँचना चाहिए, क्योंकि बुरी न्यूज़ जो है बहुत जल्दी फैलती है और अच्छी न्यूज़ जो है बहुत रिसर्च पे भी यही कहते हैं कि जो अच्छी खबर है धीरे से पहुँचती है, लेकिन हमारा कोशिश रहना चाहिए कि हमारा रिसर्च दूर दूर तक पहुँचे और हमारा कोशिश रहेगी इसी के लिए। और मैं ये भी फीडबैक भी चाहती हूँ कि कैसे पहुँचे, अगर कोई सजेशंस है तो हम ओपन है ये सजेशंस के लिए। थैंक यू मैडम। ये ईशा अग्रवाल ने ये सवाल पूछा था। एक सवाल CCMB के लिए आया है रामा प्रसाद जी का। उन्होंने पूछा है कि माय क्वेश्चन टू CCMB अबाउट वैक्सीनेशन फॉर COVID-19, प्रोबेबली दिस वैक्सीन विल इंटरफेयर विद जेनेटिक मटेरियल ऑफ ह्यूमंस, व्हाट एडवर्स इफेक्ट इट विल हैव। डॉक्टर राकेश मिश्रा जी से। तो जो वैक्सीन है उसका एडवर्स इफेक्ट जेनेटिक मटेरियल पे होता है ऐसा नहीं होता है। कोई भी फॉरेन चीज आप बॉडी के अंदर डालेंगे तो बॉडी उससे रिएक्ट करेगी। इनफैक्ट वैक्सीन का काम ही है बॉडी को रिएक्ट कराना, और उसका रिएक्शन होता है इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट में तैयार होगा, एक खास तरह की सेल्स बनाएगा जो कि एंटीबॉडी बना के उस समय और फ्यूचर में लोगों को प्रोटेक्शन देंगी। लेकिन इसके साथ ही साथ आप जो इंजेक्ट कर रहे हैं उससे बॉडी में खराब रिएक्शन भी हो सकती है। अक्सर बहुत सारे वैक्सीन लगाने पे बुखार आता है। कभी कभी वैक्सीन अगर ज़्यादा कैंडिडेट वैक्सीन के अंदर ज़्यादा अगर ऐसी टॉक्सिसिटी है तो उससे और भी ज़्यादा परेशानी हो सकती है आदमी को। इसीलिए वैक्सीन का सबसे बड़ा, वैक्सीन में उतनी बड़ी रिसर्च नहीं होती, वैक्सीन में सबसे बड़ी चीज़ होती है उसका ट्रायल करना, क्योंकि वैक्सीन उतनी बड़ी खोज इन सब की चीज़ नहीं है। आपको सिंपल पता है, वायरस को पकड़ी इनएक्टिवेट करके इंजेक्ट करो शायद फ़ायदा होगा, लेकिन उससे और क्या होगा ये चीज़ पता करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसीलिए हम वैक्सीन के बारे में जो सबसे ज़्यादा मुश्किल वाला काम होता है वो उसको बोलते हैं फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 ट्रायल्स। फेज़ 1 में हम ये देखते हैं कि वैक्सीन डालने से आदमी बीमार तो नहीं हो जाएगा, उसको कोई परेशानी तो नहीं होगी, तो उसको बोलते हैं सेफ्टी का ट्रायल। दूसरे में देखते हैं कि वैक्सीन से अगर बीमारी या कुछ परेशानी नहीं हो रही लेकिन कुछ हो रहा है कि नहीं, इम्यून सिस्टम में कुछ इसकी प्रतिक्रिया हो रही है कि नहीं, तो देखते हैं कि हाँ उसका सेलुलर इम्यूनिटी में कुछ रिस्पांस है। उस रिस्पांस से फ़ायदा होगा कि नहीं वो नहीं पता रहता, लेकिन ये है कि ये वैक्सीन सेफ है, ये वैक्सीन कुछ करती है इम्यून सिस्टम में। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको ज़्यादा लंबे समय के लिए और ज़्यादा स्केल पे ट्रायल कर सकते। तब फिर फेज़ 3 ट्रायल आता है जिसमें आप 50,000 लाखों ऐसे लोगों को इंजेक्ट करके और उसके बाद आप वेट करो कि जितने लोगों को दिया गया उनमें से बहुत कम लोगों को या तो इन्फेक्शन हुआ या किसी को नहीं हुआ और किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। इस तरह से वैक्सीन का जो बिजनेस है वो इसी तरह से होता है। तो अगर वैक्सीन एक ऐसी है जिसको कि 1 लाख लोगों को दिया गया, उनमें से किसी को कोई परेशानी नहीं हुई और उनमें से 1-8% या 2-4% को ही इन्फेक्शन हुआ, बाकी को नहीं हुआ, जबकि उसी कंपैरिजन में जिनको वैक्सीन नहीं दी गई थी उनमें बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन हुआ, तो आप बोल सकते हो कि आपके पास एक सेफ और इफेक्टिव वैक्सीन है। और वैक्सीन जो है वो एक तरह से हम सीखते हैं इसके बारे में। अभी 6 महीने 1 साल में 1 वैक्सीन 2 वैक्सीन या कुछ ऐसे आएंगे जिनके बारे में प्रिलिमिनरी ये कहा जा सकता है कि वो थोड़ा सेफ है, लेकिन उसका जो होता है ट्रायल चलता रहता है। आपको 4-5 साल 8-10 साल के बाद पता चलता है ठीक से कि एक्चुअली वैक्सीन के अंदर कितनी क्षमता है और कितनी सेफ और कितनी इफेक्टिव है ये चीज़। तो ये बहुत ही लंबे समय वाली चीज़ है। हम एक्चुअली वैक्सीन से सीखते हैं कि वैक्सीन कैसी, उसके बारे में पहले से प्रेडिक्शन करना जो है वो बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं अभी भी 200 वैक्सीन के बारे में लोग कर रहे हैं। तो अगर इतना हम प्रिडिक्ट कर पाते तो हम 2-4 वैक्सीन के ऊपर काम करते, 200 के लिए क्यों पैसा वेस्ट करना। लेकिन जितनी कोशिश चल रही है इसका ये भी मतलब है कि ये बहुत ही बड़े चैलेंज वाला काम है। आज तक किसी भी कोरोना वायरस के लिए कोई ऐसी तेज वैक्सीन नहीं बनी है, और ऐसे ऐसे डिजीज हैं जैसे HIV है और उसके खिलाफ तो वैक्सीन है ही नहीं। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके खिलाफ वैक्सीन नहीं है हमारे पास आजकल। लेकिन ये है कि अब इतना तेजी से इतना ज़्यादा कभी किसी बीमारी के खिलाफ ना तो रिसोर्स लगाया गया था, ना इतनी कोशिश एक साथ हुई थी। तो उम्मीद है कि कोई वैक्सीन आएगी और सेफ होगी
वो कितनी इफेक्टिव होगी इसके बारे में तो वक्त ही बताएगा। वो जब बहुत दिनों तक उसके बारे में डेटा कलेक्ट करके एनालाइज करेंगे तब पता चलेगा कि वैक्सीन सेफ कितनी है। धन्यवाद डॉक्टर मिश्रा जी, आपने काफी विस्तार से समझाया इसकी ट्रायल, वैक्सीन के ट्रायल और सेफ्टी के बारे में। मुझे उम्मीद है कि रामा प्रसाद जी जिन्होंने ये सवाल पूछा था उन्हें संतुष्टि मिल गई होगी इस अपने जिज्ञासा की। अभी पीछे किसी देश ने एक फेज के कोई चरण स्किप किया था, तो उसके लिए CCMB की तरफ से आपकी ओर से एक आया भी था स्टेटमेंट कि ये घातक है, ये फैटल है। कोई भी जो फेज है वो स्किप करना इसमें खतरनाक साबित हो सकता है। तो एक सवाल हमें मिला है सर्च एंड रिसर्च भोपाल की तरफ से, और ये मुझे लगता है कि डॉक्टर अनुराग जी से इसका समाधान मिल सकता है। क्या कोविड डेड बॉडी से स्प्रेड नहीं होता, तो फिर क्यों डेड बॉडी को डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है? विच इज कॉजिंग स्टिग्मा अबाउट कोविड? ये बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि फैमिली मेंबर्स का आखिरी बार डेड बॉडी को ना देख पाना, इससे जो मानसिक तनाव पैदा होता है उसी से डर बढ़ता है, उसी से कई लोग हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते। मतलब इसमें यह है कि कई चीज़ें जब शुरू होती हैं तब होता है कि हमें पता नहीं था कि वो कैसे होती थी। जब शुरुआत हुई थी तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, मतलब कॉन्टैक्ट से स्प्रेड, छूने से स्प्रेड के बारे में काफ़ी जोर था। अब ये लगभग साफ हो चुका है कि अगर आप सांस नहीं ले रहे, अगर आप नहीं खांस रहे, तो वायरस अपने आप बाहर कोई बहुत निकल के नहीं आएगा। एक बार आप रिंस कर सकते हैं, डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, जिसके बाद बॉडी काफ़ी हद तक सेफ हो जाए। और तरीके हैं जिसमें मतलब मध्यस्थ रास्ता निकल सकता है कि जो छोटा मोटा रिस्क बचा होता है वो भी बहुत ही कम हो जाए और जन परिवार को एक बार आखिरी बार मिलने का मौका भी मिल जाए। और मेरे ख्याल से इस बारे में वैज्ञानिकों को कुछ हद तक सोचने की बहुत ज़रूरत है कि हम क्या मध्यस्थ रास्ता निकालें जिससे रिस्क कम से कम हो, ना के बराबर हो, और जन परिवार को भी थोड़ा आराम मिले करेंट मैकेनिज्म से। बट हाँ, मैं आपकी बात मानता हूँ कि डेड बॉडी से फैलने का रिस्क बहुत ही कम है। थैंक यू सर। एक और सवाल है, क्या लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट इज अर्ली सिम्टम्स ऑफ कोविड-19? इसका भी मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर। ये ऑलमोस्ट बहुत लोग अभी इसका सर्वे कर चुके हैं। ये इस तरह कहेंगे कि यदि किसी का स्मेल या टेस्ट के सिम्टम आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है इस वक्त में कि उसको कोविड है। पुराने वायरल्स में भी टेस्ट और स्मेल की सेंस थोड़ी सी कम हो जाती थी। आपकी नाक बंद हो जाए किसी भी वजह से, आपकी सेंस और स्मेल और टेस्ट कम हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह लोग इसमें बताते हैं कि बिल्कुल टेस्ट या स्मेल ख़त्म ही हो गई, ये बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ है SARS-CoV-2 इन्फेक्शन के लिए। और अगर कोई पेशेंट इनका जिक्र करता है तो मेरे हिसाब से इस वक्त 90% उनको कोविड ही है। और जब आगे वक्त जब ये फैलना कम हो जाएगा तो ये प्रतिशत बदल जाएगा। लेकिन इस वक्त ये बहुत ही रिलायबल सिम्टम है जिसके बारे में हर इंसान को पूछना चाहिए। आप देखेंगे कि अभी आरोग्य सेतु के भी क्वेश्चंस में आ गया है, आ चुका है कई महीनों से। थैंक यू सर। एक कृष्णानंद पांडे जी का एक सुझाव आया हुआ है कि आगामी कार्यक्रम के विषय में व्यापक प्रचार के माध्यम से बड़ी संख्या में लोग, विशेषतया विद्यार्थियों और जन सामान्य वर्ग के लोगों तक इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी का प्रसार हो सकेगा। तो डॉक्टर पांडे जी को मैं बता दूं कि जो ये कार्यक्रम वेबिनार आयोजित किया जा रहा है, इसकी विजिबिलिटी और इसके डिसेमिनेशन को इंक्रीज करने के लिए हमने विज्ञान प्रसार का जो साइंस चैनल है उसके फेसबुक से भी लिंक किया हुआ है। तो अभी मुझे लगता है कि 20,000 से ज़्यादा इसके विजिटर इसको देख रहे होंगे। और आगे भी हमारी योजना है कि यूट्यूब से भी जोड़ के इसको दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी ले आया जाए, तो साइमल्टेनियसली ढेर सारे प्लेटफॉर्म पे रहें
तो वहाँ के जो फॉलोअर्स हैं उसमें आ सकेंगे। और CSIR का जो एकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च ACSIR है, वहाँ से साइंस कम्युनिकेशन में PhD और MSc कराई जाती है, उसके विद्यार्थियों को भी सूचित किया गया है इस वेबिनार के लिए, तो वो भी निश्चित रूप से इसका अवलोकन कर रहे होंगे। और इस तरह से अब इस वेबिनार के समापन की ओर हम बढ़ते हैं। समय की सीमा है और कोविड-19 के निवारण में CSIR की संचार भूमिका विषय पर आयोजित इस वेबिनार में अपना बहुमूल्य समय देने और महत्वपूर्ण विचार साझा करने के लिए डॉक्टर शेखर सी मांडे जी, DG CSIR, प्रोफेसर रंजना अग्रवाल, निदेशक CSIR नेस्केयर, डॉक्टर राकेश मिश्रा, निदेशक CSIR CCMB, डॉक्टर अनुराग अग्रवाल, निदेशक CSIR IGID, और डॉक्टर गीता वानी वायसम, हेड साइंस कम्युनिकेशन एंड डिसेमिनेशन डायरेक्टरेट CSIR को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही मैं CSIR नेस्केयर के मुख्य वैज्ञानिक श्री हसन जावेद खान और CSIR हेडक्वार्टर से वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर G महेश से मिले सहयोग के लिए उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूँ। इस वेबिनार में शामिल हुए सभी प्रतिभागियों के प्रति भी मैं आभारी हूँ, जिन्होंने धैर्य के साथ सभी वक्ताओं के व्याख्यान सुने, और कुछ प्रतिभागियों ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव, फीडबैक और क्वेश्चंस भी पूछे, जिसकी हमने कोशिश की हमारे जो विशेषज्ञ वक्ता हैं उनसे उनके समाधान और जवाब पाने की। मुझे उम्मीद है कि सबको यह कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। एक बार पुनः सभी को धन्यवाद। अब मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति चाहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद।